नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हमारे फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके पहले की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जा रही है वो भी आप देखें। उन सभी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्लास यूजीसी नेट, सेट एंड पीजीटी के लिए सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये स्पेशली बीपीएससी के लिए जा रही है, लेकिन ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं पूरी सीरीज में, तो कोई भी वीडियो आपका स्किप ना होने पाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद। तो किसमें हुई थी? तो ये महासभा में हुई थी। जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव दिया गया था 1950 में पारित होने से ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा अभिकरण था, महासभा जो अंग था, इसकी शक्ति में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत जिसे डेंटेन भी कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में है परस्पर शत्रुता, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, परस्पर अविश्वास और प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। देतांत है क्या? ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही होता है तनाव में शिथिलता। तो इसका दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, यही जो है देतांत का मतलब या डेटेंट का तात्पर्य यही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी, क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, दो ध्रुवीय व्यवस्था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कापलान के अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने दो ध्रुवीय व्यवस्था को सबसे जो है शक्ति संतुलन की सर्वाधिक संभावित यानी कि महत्वपूर्ण व्यवस्था बताया था, और इसको भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था, शिथिल द्विध्रुवी और दृढ़ द्विध्रुवी। तो ये जो था दो रूप इसके दिए थे, शिथिल द्विध्रुवी और दृढ़ द्विध्रुवी। ये दो प्रकार की व्यवस्थाओं की बात की थी इन्होंने। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर सूची दी गई है और कूट के साथ आपको इसको सुमेलित करना है। कुछ नाम है जैसे कि एफएमसीटी, तो व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, उसके बाद बात हो रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जलवायु से संबंधित है, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। फिर आ गया ट्रिप्स, विश्व व्यापार, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड। और WSF, तो ये क्या है? वैश्विक सामाजिक आंदोलन, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। ऑप्शन में क्या है? थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक लिखी गई, तो ये एच.जे. मॉर्गेनथाउ द्वारा लिखी गई है और काफी फेमस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि E.H. कार द्वारा एक प्रसिद्ध 20 ईयर द क्राइसिस ऑफ 20 ईयर्स, तो वो भी एक पुस्तक है इनके कार के द्वारा, वो भी काफी फेमस है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? मैत्री संधियां एवं प्रतिमैत्री संधियां, सस्तीकरण एवं निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति और अहस्तक्षेप। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा। जो शक्ति संतुलन का अभिप्राय है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे, कोई भी पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरों पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। तो यहाँ पर हस्तक्षेप ये इसका साधन नहीं है, बाकी सभी हैं।
और अगर हम बात करें जो अंतरराष्ट्रीय समीक्षक है, इन्होंने शक्ति संतुलन के सामान्यता 6 साधन बताए हैं। कितने? 6 बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो क्षतिपूर्ति बताई है, दूसरा हस्तक्षेप बताया है, तो यहाँ अहस्तक्षेप दिया गया इसीलिए गलत है। क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप एंड मध्यवर्ती राज्य, सस्तीकरण, मैत्री संधियां, विभाजन एवं शासन, ये सारे जो हैं साधन हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इसको सुन के आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? वी.आई. लेनिन ने, गुंडर फ्रैंक ने, समीर अमीन ने, या उपर्युक्त में से किसी ने नहीं? तो जो अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार समीर अमीन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो परासिता का सिद्धांत है, अगर इनकी मानने वालों की बात करें तो समीर अमीन व आंद्रे गुंडर फ्रैंक ये सभी आते हैं, और इन सिद्धांतकारों के अनुसार इनका मानना यह है कि जो तीसरी दुनिया के देश क्या है, अविकसित नहीं है बल्कि अल्प विकसित है, यानी कि इनका विकास है लेकिन थोड़ा विकास है, अल्प विकसित है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो गया है। अब 8th क्वेश्चन है और इसमें भी आपको सूची को मिलान करना है। तो यहाँ पर विचारकों के नाम है और सामने उनके दिए गए कुछ सिद्धांत हैं, तो उस पर बात करेंगे। मार्गेनथाउ है, सबको पता है कि यथार्थवादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ 4th हो जाएगा मार्गेनथाउ। और बर्नार्ड कोहेन है, तो निर्णय निर्माण उपागम, ये भी आपने पढ़ा है, यहाँ 3rd हो जाएगा। मार्टिन कापलान को अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, व्यवस्था सिद्धांत है, तो ये हो जाएंगे 1st। और इमाइल बर्ड किससे? खेल सिद्धांत से संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा 2nd। तो देखिए क्या आपका ऑप्शन बनता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो रहा है? ए राइट हो रहा है। 4th, 3rd, 1st, 2nd, ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट हो गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं? सुमन ईटन, मार्टिन कॉपलान, गॉर्डन एंडरसन, डेविड ईस्टन। तो इसको ये जो पुस्तक यहाँ पर दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन, सिस्टम एवं प्रोसेस, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो मार्टिन कॉपलान है, इनके द्वारा दिया गया सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये इनके द्वारा दी गई है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी वो, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। रिलेट करें चीजों को, रिलेट करके 99% आप तुरंत का तुरंत फिक्स करेंगे तो ही आपको सफलता मिलती है। अगर आप सोचेंगे कि आज नहीं हम कल इसको फिर से करेंगे, तो नहीं, उसको कहीं रिलेट कीजिए, स्टोरी बनाइए और तुरंत का तुरंत फिक्स कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन वैकल्पिक वैश्वीकरण का समर्थक है? वैकल्पिक वैश्वीकरण की यहाँ पर बात हो रही है और इसका समर्थक कौन है? तो ये भी आपके समीर अमीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और समीर अमीन कैसे हैं? नव मार्क्सवादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यह परिभाषा किसके लिए दी गई है? मानव विकास के लिए दी गई है, सतत विकास के लिए दी गई है, राजनीतिक विकास के लिए गई, या सहस्राब्दी विकास के लिए दी गई है? तो सतत विकास, इसका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये परिभाषा सतत विकास के लिए दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेबिट्स थीसिस का संबंध है विकास के सिद्धांत से, क्रांति के सिद्धांत से, लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत से, या फिर प्रतिरोध के सिद्धांत से। प्रेबिट्स ये किससे संबंधित है? तो ये विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से कौन समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है या जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एलिनोर ऑनस्ट्रॉम। इनको जो है सतत विकास, समुदाय आधारित सतत विकास के लिए इनको जाना जाता है। और इनकी पुस्तक जो है सामूहिक धरोहर पर शासन, ये इनकी पुस्तक है, फेमस पुस्तक है। और इनको 2009 में अर्थशास्त्र में नोबेल
पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था और ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये पहली महिला थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली अर्थशास्त्र में, और 2009 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 14वां क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि अल्प विकास का आंद्रे गुंडर फ्रैंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? टेक ऑफ संकल्पना पर, महानगर उपग्रह संबंधों पर, सामूहिक क्रिया पर, समान समुच्चयन संसाधन पर। तो जो ये अल्प विकास का आंद्रे गुंडर फ्रैंक का सिद्धांत है, ये आधारित है महानगर उपग्रह संबंधों पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से किसे नीति विज्ञान का जनक माना जाता है? हेराल्ड लॉसवेल, हर्बर्ट साइमन, डेविड ईस्टन, चार्ल्स लिंडब्लोम। कौन किसको माना जाता है? तो ये जो हेराल्ड लॉसवेल है, इन्हें ही नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। नीति विज्ञान का जनक किसे? हेराल्ड लॉसवेल को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1991 की नई आर्थिक नीति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी, परिणाम स्वरूप पूंजीपति की तुलना में श्रमिकों की सौदेबाजी की स्थिति में गिरावट आई है। निजीकरण की नीतियों के तहत देश में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जिसने देश में श्रमिकों और ट्रेड यूनियन के लिए नई चुनौतियां खोल दी हैं। तो यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड, जो कि मैंने पढ़ दिया है, और इनमें कौन सा कथन सही है, दोनों सही है या फिर कोई एक सही है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही है, इसलिए आपको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं। आप सभी को पता होगा कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। उदारीकरण जुलाई में शुरू किया गया था, और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस प्रक्रिया को पुनर्संरचना कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी देख लीजिए, पुनर्संरचना कार्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमित सेन है, सीपी भामरी हैं, या रजनी कोठारी हैं, या फिर कुलदीप चंद अग्निहोत्री हैं? कौन है? तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी, इसके लेखक हैं सीपी भामरी। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? संसाधन जुटाने के लिए सिद्धांत रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर आपके 3 सेंटेंस दिए हैं और इनमें से कौन सा सत्य है? पहला है, यह तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत रैशनल चॉइस थ्योरी का परिणाम है। दूसरा है, यह इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों के कार्यों को यादृच्छिक रूप से प्रेरित किया जाता है, न कि किसी वरीयता से। तीसरा है, सिद्धांत ने यह दिखाने के लिए कथित तौर पर कहा कि एक आंदोलन की सफलता उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर क्या है, पहला और तीसरा, ये दोनों ही सेंटेंस आपके सही हो जाएंगे। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1927 में नेहरू ने उत्पीड़ित लोगों की कांग्रेस यानी कि कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल्स में भाग लिया, जहां उन्होंने कई अन्य देशों के राष्ट्रवादी नेताओं से मुलाकात की। यह कांग्रेस कहां आयोजित की गई थी? मॉस्को में, ब्रुसेल्स में, एम्स्टर्डम में, या ओटावा में? कहां पर ये की गई थी? तो ये जो है ब्रुसेल्स में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है कि ओडिशा में जगतपुर सिंह जिले में पोस्को इंडिया स्टील प्लांट को स्थानीय लोगों द्वारा बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। पोस्को वास्तव में किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, थाईलैंड या जापान? तो ये कहां से संबंधित है? ये जो क्वेश्चन है ये आपके कहां से निकाला गया है? एनसीईआरटी से निकाला गया है। तो जो पोस्को स्टील कंपनी है, ये दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है जिसने भारत के उड़ीसा राज्य में स्टील प्लांट लगाने के संबंध में उड़ीसा सरकार से 2005 में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। कुछ समस्याओं के कारण कंपनी ने निर्माण कार्य रोक दिया और 2011 में सहमति पत्र की अवधि समाप्त हो गई और इसका नवीकरण नहीं किया गया।
अभी हाल में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी अपना निर्माण जो है कार्य पुनः शुरू करने वाली है, तो इसका जो है विरोध किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो डेट यहाँ पर आपके पास दी गई है 1948, 1949, 50, 51। तो कब दिया गया? ये 49 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कराची समझौता 27 जुलाई 1949 को भारत और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधियों के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य में एक युद्ध विराम रेखा की स्थापना के संबंध में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक विश्लेषण में सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति उन कार्यों का उपयोग करते हैं जो उन्हें सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करते हैं। डैम सिद्धांत, खेल सिद्धांत, रेस सिद्धांत, ग्रे सिद्धांत। तो कौन सा है? राजनीतिक विश्लेषण में कौन सा सिद्धांत ऐसा मानता है? तो ऐसा सिद्धांत मानने वाला है खेल सिद्धांत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गेम थ्योरी बोलते हैं, और गेम थ्योरी का क्षेत्र जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गन स्टर्न की 1944 की पुस्तक थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर दो नाम यहाँ बहुत जरूरी हैं, जॉन वॉन न्यूमैन, तो इनको हम शॉर्ट में न्यूमैन भी बोलते हैं, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं न्यूमैन, ठीक है। और जो दूसरे थे वो ऑस्कर मॉर्गन स्टर्न, तो दूसरे थे ऑस्कर। तो इनकी पुस्तक कब आती है? दोनों की 1944 की पुस्तक 1944 में पुस्तक आती है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। फिर से सुन ले, थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ ये जो गेम थ्योरी है ये उसमें अस्तित्व में आती है। चलिए, और इसका बड़े पैमाने पर अगर हम देखें कि विकास कब हुआ, इसका यूज कब हुआ, तो ये 1950 के दशक में इसका जो है बड़े पैमाने पर इस सिद्धांत का विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है लाल साम्राज्य यानी कि यूएसएसआर निम्नलिखित में से किस वर्ष विकसित हुआ? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो एनसीईआरटी को आप नहीं भूल सकते, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बस हम ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ से उठाया गया है या एनसीईआरटी से है भी नहीं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 1991, जो लाल साम्राज्य यानी कि यूएसएसआर 26 दिसंबर 1991 को विकसित घोषित हुआ था। तो ये 26 दिसंबर 1991 को विकसित घोषित हुआ था। वैसे तो इसके विघटन की प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी, बट जो है ऑफिशियली इसका घोषणा 26 दिसंबर 1991 को कर दी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, मध्य एशिया के किस देश ने 10 वर्षों तक चले गृह युद्ध को देखा? उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, या फिर तजाकिस्तान, या तुर्कमेनिस्तान। किसने देखा था ऐसे? कितने सालों तक? 10 वर्षों तक इन्होंने ऐसा जो है गृह युद्ध को देखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तजाकिस्तान। अमेरिका तथा ईरान के हित तजाकिस्तान में टकराने के कारण यहाँ धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया था उस समय, और जिसका तार्किक परिणाम गृह युद्ध में परिणत हुआ था। गृह युद्ध 1990 के दशक में चला, जो कि 1992 से 1997 तक अशांति का मुख्य केंद्र बना रहा। यानी कि इस दौरान जो 1992 से 1997 में बहुत ज्यादा अशांति वहां पर फैली हुई थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के राजनीतिक मामलों में किस पार्टी का दबदबा है? मालदीव कम्युनिस्ट पार्टी, मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी, मालदीव गणराज्य पार्टी, या मालदीव समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पर वर्तमान समय में मालदीव में व्यापक पैमाने पर राजनीतिक उठापटक की स्थिति है, और यहाँ पर मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी का जो है दबदबा बना हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज के जो सेशन है यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और आप कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर ज्यादा डिफिकल्टी फील हो रही है, तो उसी टॉपिक पर आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे। और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें
और शेयर भी करें अपने दोस्तों में जो भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का कोर्स दिया जाता है। अपलोडेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, अपलोडेड वीडियोस पड़े हैं जिनसे आप अपने नोट्स बना करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट भी लगी हुई हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगी। तो यदि आप मेहनत करना जानते हैं तो आपको कहीं भी कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है अपलोडेड क्लासेस के थ्रू। तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करें और उसको अवेल करके अपनी तैयारी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट में जरूर बताएं कि अगला किस टॉपिक पर आपको ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है और किस टॉपिक पर क्वेश्चंस आने चाहिए। वैसे तो ये लगभग 1000 से ऊपर इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये उसी की सीरीज चल रही है, फिर भी आप अपना जो आपका टॉपिक है वो भी शेयर कर सकते हैं, उस पर भी हम ध्यान देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।